चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम। बच्चों, हमने ये लिमिटेशन देख ली है कि बाकी है? लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलो यहां तक आए थे हम। तो वीबी थियरी के अकॉर्डिंग हम ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना रहे हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। यस, ये इंपॉर्टेंट थियरी है दोस्तों। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो वीबी थियरी यूज होती है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वो उसके लिमिटेशंस कौन से हैं। तो हमें उसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ एजम्पशन। तो ध्यान में रखना वर्ड नंबर ऑफ एजम्पशन, मतलब कि बहुत सारे उसमें एजम्पशन हैं। इट डज नॉट गिवन द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। भाई, जो मैग्नेटिक डाटा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी क्वांटिटेटिव इंटरप्शन नहीं देता। दैट इज ऑल्सो इट्स लिमिटेशन। थर्ड, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिर्फ कलर वाली बात है दोस्तों कि कलर का पता नहीं चलता। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑफ और काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं कर सकता कौन? वीबी थियरी के अकॉर्डिंग आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों है, वो इसको पता नहीं चल सकता। और एक चीज, of coordination compound, it is does not make extent prediction regarding the tetrahedral or square planar structure। मतलब जो ML4 टाइप के कंपाउंड होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, इसको भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और लास्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। भाई, जो लिगेंड हमने देखा कि कुछ लिगेंड वीक है और कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्यों है वो भी नहीं पता कर सकता। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थियरम है, 3 मार्क्स तक आ सकता है। हाँ, इतने 5 पॉइंट लिखने के 3 मार्क्स होता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेना इसको। अब ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका ओमिटेड टॉपिक है, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। जनरली मैं आपको इनिशियली ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही समझा देता हूँ। द क्रिस्टल फील्ड थियरी, इसका नाम क्या है? CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल वाला जो फील्ड होता है उसकी थियरी है, और उसके अंदर इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। वो कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक?
मतलब आयोनिक, क्योंकि जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन रहता है, वैसे ही आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहता है। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? चालू रखना 1 मिनट। और यहाँ पे विच कंसिडर द मेटल ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand। तो दोस्तों यस यस यस, लिगेंड एंड मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसको आयोनिक होता है, ऐसा माना है कि भाई आपका मेटल और लिगेंड के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आयोनिक बॉन्ड है। बट हमें पता है कि इट गिव्स द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, वो कोवेलेंट बॉन्ड हमें ऐसे मिल सकता है। यस देखो, लेकिन उन्होंने पहले ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि इट हैज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। लिगेंड आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज in case of anion or point dipole in case of neutral molecule। हाँ यस, तो लिगेंड तो होता है, लिगेंड क्या है? तो लिगेंड जो है वो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। द 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy। दोस्तों हाँ, ये चीज आप समझ लेना। और इसीलिए द 5d ऑर्बिटल इन द आइसोलेटेड गैसियस मेटल, अब ये क्या बोल रहा है? मेटल जो है वो गैसियस फॉर्म में लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिए एज्यूम की हुई है। मेटल एटम हैव अ सेम एनर्जी। जब आपका मेटल होता है अकेला मेटल गैसियस फॉर्म में, तब उसकी पांचों डी ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी वाली होती है, क्योंकि ये 3D होती है ना मेटल में, वो सब की एनर्जी सिमिलर होती है। और दे आर डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी हो जाएगी। यस, दिस डीजनरेसी इज maintained if the spherically symmetrical field or negative charge surrounded the metal atom। भाई अब क्या हुआ? देखो मैं बताता हूँ। However, when this negative field is due to ligand either anion or negative end of dipole molecule like NH3 or H2O,
in the complex, it become asymmetric and degeneracy of d orbital is left. It result the splitting of d orbital. Splitting word याद रखना, or patterned splitting depend upon the nature of the crystal field. And let us explain splitting of d orbital. चलो ये चीज जो इन्होंने बताई ना, जब मेटल जो होता है आपका, ये मेटल गैसियस फॉर्म में है, तब अगर कोई पूछेगा कि इसकी पांचों डी ऑर्बिटल कैसी है, तो हम बोलेंगे कि इट्स अ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। 5 डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड लास्ट डी जेड स्क्वेयर, इतनी ऑर्बिटल्स होती है। ओके दोस्तों, यस। जब ये आयन बनता है, आयन बनना इसका मतलब क्या कि वो किसी नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, तब क्या बनता है। तो इसकी जो सिमेट्री थी वो एज इट इज रहती है, लेकिन उसकी जो डीजेनरेसी है वो मेंटेन रहती है। बट एक चीज आपको दिखने को मिलेगी दोस्तों कि यहां से वहां अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और इसीलिए जब न्यूट्रल मेटल, ये गैसियस मेटल है, कैसा है भाई ये गैसियस, और उसको बोला जाता है फ्री मेटल आयन, और इसको बोला जाता है उसकी एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल in what? Yes, spherical crystal field theory। ये spherical crystal field क्या होता है? चलो, स्पेरिकल मतलब ये गोल सर्कल में डी ऑर्बिटल की जो डी की एनर्जी है, सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, वो एवरेज ऐसा रहता है। अब क्या हुआ, जब इसके साथ लिगेंड आता है, क्या आता है लिगेंड, तो वो लिगेंड कैसे अटैच होता है। यस, कि भाई ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर अगर लिगेंड आएगा तो 6 कॉर्नर से वो लिगेंड अटैच होगा। लिगेंड समझ में आ रहा है। यस यस, कि भाई ऐसे आपका लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अगर अटैच हुआ तो वो क्या करेगा, ये डी जो 3D या तो डी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, उसकी डी जनरेसी में, यस दोस्तों, डी जनरेसी चेंज हो जाती है और ये स्प्लिटिंग होता है। इसका क्या होता है, स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग होने की वजह से देखो क्या होगा कि भाई इसकी 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे की ओर दिखती है। जैसे कि ये 3 ऑर्बिटल यहाँ पे आ गई और 2 ऑर्बिटल यहाँ पे रह गई। तो मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, मीनिंग ये हुआ कि ये 3 नीचे जो आई है वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और 2 ऊपर गई है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर।
और डी जेड स्क्वेयर। आपको शायद पता हो या ना हो तो मैं बता देता हूँ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये तीन ऑर्बिटल ऐसी हैं कि जिसके अंदर आपकी ऑर्बिटल्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। ऑर्बिटल जो है वो समझ में आ रहा है। और अगर ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर होगी तो ये ऑर्बिटल एक्स वाई और जेड ऑन द एक्सिस होंगे। हाँ मित्रों, ये कौन होगा? ऑन द एक्सिस। क्या दोस्तों? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। तो ये चीज आप लोग समझ सकते होंगे। दूसरी चीज कि सर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हुआ? तो दोस्तों, जब भी आपका लिगेंड अगर मेटल आयन के साथ अटैच होता है तो उसकी ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन मतलब जो लिगेंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वही इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से वो ऑलरेडी डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं और रिपल्जन की वजह से उसका रिपल्जन ये किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml6 के लिए है। वो रिपल्जन जब इलेक्ट्रॉन और आने वाले लिगेंड का इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है उसमें डी ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस होगा। तो बिटवीन द एक्सिस के अंदर वो रिपल्जन कम रहता है, इसीलिए उनकी एनर्जी भी कम रहती है और इसीलिए आपके इसके अंदर आप कम एनर्जी भी दिखा सकते हैं। समझ में आया? इसको ये जो बीच में दिखा है हमें उसको बेरी सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेरी सेंटर। 2/5 डेल्टा ओ। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है कितना? जो बेरी सेंटर है उससे उसकी एनर्जी मेजर की जाती है। तो ये तीन ऑर्बिटल जिसको T2G भी बोलते हैं, T2G क्या बोला जाता है इसको? T2G, उसकी एनर्जी डिक्रीज बाय 2/5 डेल्टा ओ। ये व्हाट इज डेल्टा ओ वो अभी मैं बताता हूं आपको। और ये ऊपर वाली जो ऑर्बिटल है इट इज इंक्रीज बाय 3/5 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल कितना स्प्लिटिंग हुआ, मतलब ये टूट के कितना दूर गया एक दूसरे से। समझ में आ रहा है? अगर आपका लिगेंड वीक होगा तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहेंगे। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्प्लिटिंग होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वीक लिगेंड के लिए है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए है स्प्लिटिंग होना। और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। कुछ समझ में आया दोस्तों? यस, ध्यान में रखना है इसको। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करते हो तो कैसे करते हो?
चलो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम उसको वो पैराग्राफ भी एक बार देख लेते हैं आगे का क्या लिखा है इसके अंदर। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral coordination entity. In the octahedral coordination entity, 6 ligands surrounded to metal. There will be repulsion between the electron in d orbital and electron in ligand. हाँ दोस्तों, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो, और लिगेंड के पास तो इलेक्ट्रॉन रहते ही है, वो दोनों के बीच में रिपल्जन होता है। और इसीलिए सच अ रिपल्जन इज मोर व्हेन मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लिगेंड देन व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड। ओके, जब डायरेक्टेड लिगेंड होगा, सीधा लिगेंड के साथ अटैच होता है, तो वो ज़्यादा रिपल्जन होता है, और जो कम रहता है वो रिपल्सन कम रहता है तो वो दूर होता है लिगेंड से। thus डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल such a point toward the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion। भाई हमने ऐसा बताया, यहाँ पे सिर्फ जानने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये 5 ऑर्बिटल में से ये 2 ऊपर गए, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, दे आर ऑन द एक्सिस। अगर ये ऑन द एक्सिस होंगे तो ये मोर रिपल्जन, और यहाँ पे ऑन द एक्सिस की बजाय इसने क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर। हाँ, ये जो है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर की जो डायरेक्शन है इज मोर रिपल्जन, कंटेन्स मोर रिपल्जन, और इसका रिपल्जन कम होता है। ओके, चलो आगे। दिल विल बी राइज इन एनर्जी द डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड जी जेड एक्स ऑर्बिटल which are directed between the spherical crystal field, no sorry, between the axis will be lowered in the energy। हाँ, वो नीचे की एनर्जी की बात अगर हो रही है तो इसकी एनर्जी T2g की कम है और Eg की ज़्यादा है। दस द डीजनरेसी, जैसे ये डीजनरेट ऑर्बिटल थी, सिमिलर एनर्जी कंटेनिंग डी ऑर्बिटल कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि अब टूट गई ड्यू टू लिगेंड। किसकी वजह से टूटी, लिगेंड की वजह से। ये एंट्री हो रही है लिगेंड की, तो लिगेंड एक तरह से ये 5 भाइयों के अंदर फुट डालने वाला बनता है, और ये 5 भाइयों की जो एनर्जी है वो सिमिलर थी, लेकिन जब लिगेंड आया तो वो टूट के 3 और 2 में बट गई। सो इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इट इज इन द octahedral complex to L 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, उसको बोला जाता है T2g सेट, एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी is called EG set। This splitting of the degenerate level due to the presence of ligand in the definite geometry is termed as a crystal field splitting। इसको क्या बोला जाता है, जैसे आपका देखो मेटल अकेला था और उसके पास 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाली थी, लेकिन उसके जीवन में लिगेंड आया तो उसने इनको तोड़ दिया, तोड़ के ऐसा ऐसा कर दिया। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये फॉर्मेट में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है।
The energy separation is denoted by delta O. ये दोनों के बीच में डेल्टा O, O means octahedral. Thus, the energy of the two Eg orbital will increase by 3 by 5 delta O. Increase by 3 by 5 delta O. समझ में आ रहा है? And that of 3 T2G will decrease by 2 by 5 delta O. Yes or not? Yes. The crystal field splitting delta O depend upon the field produced by ligand. दोस्तों ये डेल्टा O डिपेंड ऑन लिगैंड. आपका लिगैंड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर ये डिपेंडेड होता है. अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो ये बढ़ जाता है क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत दूर दूर जाते हैं. Field produced by the ligand and charge on the metal ion. Some ligands are able to produce strong field, in which case the splitting will be large. लार्ज स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे ये 5 ऑर्बिटल है और यहाँ पे 3 मिली, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो ये डेल्टा 0 बढ़ गया. In general, ligand can be arranged in the series in the order of increasing field strength as given below. I माइनस Br माइनस. दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है भाई. इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड. हाँ, I माइनस इज लेस देन Br माइनस. तो आपने देखा कार्बोनिल साइनाइड जो लिगेंड है वो En इथेन 1,2 डायमाइन, अमोनिया, दीज आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. और इसमें भी ये जो लिगेंड है आपका EDTA तो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है. और आप चीज़ ये देख लो कि यहाँ पे सब में नेगेटिव लिगेंड सबसे लेस उसकी स्ट्रेंथ है. नेगेटिव लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है? बहुत ही लेस है. रेडी? अब मैं बताता हूं. सच अ सीरीज इज टर्म एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. It is an experimental determined series based on the absorption of light. आपको पता चलेगा कि भाई सर यही स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है, तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है रीज़न. सीरीज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्स विथ डिफरेंट लिगेंड और उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ मेजर की हुई है दोस्तों. Let us assign electron in d orbital of metal in octahedral coordination entities. Obviously, the single d electron occupied one of the two lower energy and T2G orbital in D2 and D3 coordination entity. The d or electrons occupied the T2G orbitals. Pattern of electron distribution arises. But option 4,
the option 1, the fourth electron could enter the T2G level and pair with an existing electron, or second, could avoided paying the price of the pairing energy. पेयरिंग एनर्जी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं अब इसको कैसे समझ आ जाता है। देखो, अगर किसी ने बताया आपको कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, अगर मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, दिखाई दे रहा है रेड कलर का दोस्तों, दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे कहाँ जाएगा? तो सर कहीं नहीं जाएगा, वो इसी में ही जाएगा, क्योंकि आउफ-बाउ के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज अरेंज इन द लीस्ट एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स। ओके, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे ही जाएगा। मतलब कोई टेंशन नहीं है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो भी। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो यहाँ पे अरेंज होगा। यस, हुआ है। और ऐसे ही हमारे 3 इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल के हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही अरेंज कर सकते हो T2G के अंदर। लेकिन अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया, दोस्तों मैं बताता हूं क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। चलो रेडी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया। अब यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 कंडीशन हो जाएगी, या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, या तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऊपर जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, ये है T2G 3 EG1, ये T2G 4 EG0। T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये अपर स्क्रिप्ट में मैंने 3 लिखे, EG में 1 है इसीलिए 1 लिखा। तो ये क्या बोला जाता है, T2G 3 EG1, और इसके अंदर क्या बोला जाता है, T2G 4 EG0। यस दोस्तों। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर दोस्तों आपको अगर पता चला कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक डेल्टा O है और दूसरा आई पेयरिंग एनर्जी P, समझ लेना। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अभी यहाँ पे ही दिखाया था मैंने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि ये बढ़ जाता है और पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए आपका स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा हो जाता है तो समझ लो 1 2 और 3, चौथा इलेक्ट्रॉन वो नीचे, मतलब T2G में ही अरेंज होगा। T2G 4 EG0 बनता है। यस और नॉट? यस दोस्तों।
यही बनता है। and form a low spin complex. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर वीक लिगेंड की बात आएगी, वीक लिगेंड डेल्टा ओ इज लेस देन पी, डेल्टा ओ इज लेस देन पी अगर होगा तो क्या होगा? यस, कि भाई ये डेल्टा ओ कम होगा तो ये सीधा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उस टाइम क्या हुआ कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो पेयर बनने के लिए एनर्जी जितनी खर्च करनी वो नहीं करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन T2G3 Eg1 में ले जाएगा। यस और नॉट? और सारे स्पिन अप रहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और ये वीक लिगेंड होता है तब हमें दिखता है। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की जो बात है वो मैं आपने ऑलरेडी पढ़ ली है कि जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है आप कैसा करते थे? यस सर, 1 2 3 4 और 5 पेयर्ड बना देते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो आपके इलेक्ट्रॉन को पेयर बनाता है और इसीलिए ये पेयर्ड बनने वाले इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर बनता है, वीक लिगेंड है तो पेयर नहीं बनता है। वो हमने आगे वाले टॉपिक में भी पढ़ा है। कौन से वाले? वैलेंस बॉन्ड थियरी के टॉपिक में, जिसमें हमें कंपाउंड्स मिलते थे, वो थियरी के अंदर हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी, तो मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो कैसा रहेगा? T2G3 Eg1, T2G में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनेगा ना, और इसीलिए एंटर वन इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg1 and ligands for which these are known as a weak ligand and form high spin complex. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? यस, अब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी तो become more energetically favorable for the fourth electron occupied T2G, क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी T2G में ही अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? और वो सारे लो स्पिन रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैलकुलेशन shows that D4 to D7 coordination entity are more stable for strong field as the compared to weak field, जिसमें इलेक्ट्रॉन 4 से 7 होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड के कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इसीलिए वो पेयर्ड बन जाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो इससे आपको इतना पता चल सकता है। और एक ये टॉपिक है आपके सामने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हाँ, तो क्या डिफरेंस है दोस्तों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में? सिमिलर ही तो है। देखो, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल का जब स्प्लिटिंग होता है
तो वो कैसा मिलता है हमें, नीचे 2 ऊपर 3, T2G एंड EG। रेडी। तो दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर, और ये बेरी सेंटर के नीचे का जो है वो 3/5 डेल्टा टी, और ये जो है वो 255 डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स। इसके अंदर सिमिलरली ऐसा ही दिखता है। In tetrahedral complex entity formation, the d orbital splitting in inverted and is smaller as compared to the octahedral field splitting for the same metal. The same ligands and metal ligands distance. It can be shown that delta T 4/9 डेल्टा O। याद रख लेना दोस्तों, ये MCQ के लिए पूछ सकते हैं। Consequently, the orbital splitting energetically are not sufficient large for forcing what pairing, and their low spin configuration are rarely। यस दोस्तों, इसमें बहुत कम पेयर बनता है, बाकी ज़्यादा द जी क्या बोला जाता है, जी EG T2G बोलते हैं ना। G subscript is used for the octahedral and square planar complex which have center of symmetry। जिसके पास सिमेट्री होती है और उसका सेंटर रहता है, उनके लिए ही G यूज होता है। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेक सिमेट्री, G सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज। जी नहीं लिखा, T2 जी नहीं लिखा। तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए अगर बात होती है तो EN2T T2 जी के बिना वाला। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और ये CFT जो है वो वैसे अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला होता तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थियरम था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कुछ है पेयरिंग, और डेल्टा O इज लेस देन P होगा तो क्या होगा, ऐसा करके वो MCQ पूछ सकते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों। अब आ रहा है 955, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर इज डिपेंड ऑन व्हाट। इन द प्रीवियस यूनिट we learned that one of the most distinctive property of transition metal complex is their wide range of color। दोस्तों, कलर कंपाउंड के अंदर उसकी रेंज बहुत बहुत वाइड होती है। और यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी सब्सटेंस कलर्ड क्यों होता है, उसका इलेक्ट्रॉन अ लोअर एनर्जी, मतलब एक ग्राउंड स्टेट में रहता है, तब वो क्या करता है, कहीं से वो एनर्जी क्या करता है, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी में जाता है, और वहाँ से उसने जो गेन की हुई है वो एनर्जी को एमिट करके वापस अपने घर पे आता है। ये हायर लेवल एनर्जी है, हाई एनर्जी। तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो हमारी आइस को
ये जो दिखा है ओमिटेड एनर्जी की वेवलेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, यस उसी के अकॉर्डिंग हमको कलर दिखते हैं दोस्तों, और उसकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है दोस्तों। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये है, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ये है वेवलेंथ जो दी हुई है वो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अब ये जितनी वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ वही अगर 535 हुआ तो येलो कलर, 500 पे ब्लू ग्रीन, 475 पे ब्लू, 310 पे यूवी अल्ट्रावायोलेट और 600 पे रेड। तो ये कलर्ड होते हैं। तो सर ये क्या इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधा पूछ सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है। और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये 500, 600 ऐसा यूनिट, या तो सबसे लेस वाला ये 310 कौन है वो पूछते हैं। समझ में आया? तो ऐसा करके आपको सेट करना होगा, याद रखना होगा। देखो दोस्तों सी ओ सी एल ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है, सी ओ सी एल NH3 +2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हम इसको क्या बोलते हैं, देखो याद रखने के लिए, कोकल, कोकल एमा 5। कोकल एमा 5, हाँ वायवी, ये वायो या कुछ भी याद रखो, ये वाई ओ मतलब क्या हुआ, येलो एंड वायोलेट। तो ये कलर जो ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का कलर जो हमें दिख रहा है और ये एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये कलर इसका वायोलेट रहता है। ओके, तो क्या बोला हमने, कोकल एमा 5। और आगे जा रहे हैं, को एमा 5 पानी, को एमा 5 पानी। तो यहाँ पे हमें बीजी रेड ऐसा भी लिख सकते हो, बीजी रेड, लेकिन ये याद रखना होगा। और यहाँ पे वाई भी, को एमा 6, को एमा 6, समझ में आ रहा है, +3। तो बी वाई ओ, तो बी मतलब ब्लू, वाई ओ मतलब येलो ऑरेंज, को साइनो 6 मीन 6, को साइनो 6, तो यूवी पीवी, यूवी पी वाई अल्ट्रा वायोलेट से पेल येलो, कुपानी, कुपानी 4, रूपानी तो पता है लेकिन ये कुपानी है। आरबी रेड टू ब्लू, टिप्पाणी 6, टिप्पाणी 6 तो उसमें होता है बीजी वी, बीजी वी वायोलेट। तो समझ गए होंगे बच्चों मैं क्या बताना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो ऐसा कलर आपको याद रखना है और ये रिवाइंड करके आपको वीडियो को देख लेना है और लिख लेना है अपने बुक में भी, कि जिसकी वजह से आपको ये याद रह जाए। द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी readily
explained in the term of crystal field theory considered for the example complex TiH2O6। ये लास्ट वाला, ये जो मैंने बताया ना वो पूछ रहे हैं वो। और CFT के अकॉर्डिंग क्या होगा, विच इज वायोलेट इन कलर, ये कौन सा कलर है इसका सर, ब्लू ग्रीन, तो वो तो एब्जॉर्ब किया है वो है, लेकिन ये एंटाइटी का कलर हमें जो दिखता है वो होता है। दिस इज एन octahedral complex whereas a single electron Ti plus 3 3d1 in the metal D orbital is in a T2G level। दोस्तों अगर हम बोलते हैं कि टाइटेनियम की बात में सी सॉरी देखो इधर TiH2O6 प्लस 3 में Ti प्लस 3 होता है। Ti का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टाइटेनियम 22, और उसी के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉन अगर अरेंज करना चाहा तो क्या मिलेगा आपको, 4s and 3d 19 20 21 22, but here is Ti plus 3, so what happened, argon 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमें 3d1 मिल गया। यस और नॉट, यस दोस्तों, वी गॉट हियर इट इज 3d1। है ना, यस 3d1 मिल गया ना, मिल गया। चलो अब अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई Ti प्लस 3 आर्गन और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे जनरली कहाँ पे होता है, ऑक्टाहेड्रल अगर बोला है तो सर, ऑक्टाहेड्रल अगर बोला है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में से 3 नीचे जाएंगे और 2 ऊपर आएंगे, तो और इसके अगेंस्ट हमें क्या मिल गया, 1 2 और 2 सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा T2G में और Eg, लेकिन अगर वो एक्साइट होगा, हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन T2G में से Eg, तो T2G1 Eg0 है, लेकिन इसने अगर कुछ एनर्जी हासिल कर ली तो वो नीचे से कहाँ चला जाएगा, T2G में से Eg में, इसीलिए ये क्या बन गया, T2G0 Eg1 बन जाता है। तो वही आपको दिखने को मिलेगा, देखो इधर ground state of complex, the next higher state available for the electron is the empty Eg level, क्योंकि यहाँ पे T2G में 1 आ गया और Eg 0 हो जाएगा। If light corresponding to the energy of the blue green region is absorbed by the complex, अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो it would excite the electron from T2G to Eg, ये इलेक्ट्रॉन कूद के Eg में चला जाता है ना। और सो T2G1 Eg0 में से T2G0 Eg1, ये MCQ बनेगा दोस्तों। Consequently, the complex appear violet in color. The crystal field theory attribute the color of coordination compounds to DD transition of the इलेक्ट्रॉन। दोस्तों समझ में आया आपको कि जो भी कलर हमें दिखता है वो हम इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बाकी का जो टॉपिक है वो मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
कि भाई और भी आगे